ओम नमस्कार। प्यारा उत्तराखंड समाचार सुप्रभात में आपका स्वागत है। आज 16 नवंबर 2022 को है। आज की ताज़ा खबरों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। पूरे विश्व में की नज़र जहां आज इंडोनेशिया के बाली में हो रही G20 के सम्मेलन में लगी है। विश्व के तमाम बड़े देश, 20 बड़े देश वहाँ पे अपना शिखर सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें भले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन लड़ाई के चलते हुए वहाँ नहीं सम्मिलित हुए, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड और तमाम देशों के शिखर नेता इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग कर रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन उस समय हो रहा है जब पूरे विश्व में तनाव फैला हुआ है। एक तरफ विश्व में यूक्रेन और रूस की लड़ाई के कारण और उसमें नाटो की सहभागिता के कारण, नाटो भले ही प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में नहीं उतरा हो, परोक्ष रूप से वे सारे हथियार यूक्रेन को देकर इस लड़ाई को भीषण बना रहा है, जिसमें ऐसी संभावना लग रही है कि परमाणु युद्ध का भी खतरा विश्व पे मंडरा रहा है। इसी के साथ जिस प्रकार से ताइवान और चीन के बीच में संघर्ष चल रहा, तनाव चल रहा, उससे भी एक बड़ा खतरा विश्व पे मंडरा रहा है। इसके साथ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो कई दशकों से चला आ रहा तनाव, वो भी विश्व के लिए बड़ा खतरा नज़र आ रहा है। ऐसे समीकरण विश्व में पहले कभी नहीं बने। जो 3 प्रमुख घटना उधर खाड़ी देशों में ईरान, सऊदी अरब और सीरिया और इज़राइल इत्यादि देशों में भी संघर्ष बड़ा ज़बरदस्त एक तनावपूर्ण स्थिति में है, युद्ध की स्थिति में है। ऐसे समय में देखा जाए कि संसार में किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। इन घटनाओं के साथ हम भारत की तरफ भी अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। भारत में जिस प्रकार से आज यहाँ पे गुजरात चुनाव की सरगर्मियाँ चल रही हैं, वहीं हिमाचल का चुनाव हो चुका है। 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे गुजरात और ये क्या कहते हैं हिमाचल में चुनाव हो चुके हैं, पर ऐसी आशंका प्रकट की जा रही कि वहाँ भी कड़ी टक्कर होती। अगर कांग्रेस में नेतृत्व मजबूत होता और निष्पक्ष चुनाव होते तो उस समय कांग्रेस बाजी मार सकती थी, पर भाजपा उसे टक्कर दे रही है। आप अपनी उपस्थिति दर्ज करे न करे पर जमानत जरूर गंवा बैठेंगे। अब गुजरात में है, गुजरात में ये कायस लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो 2 दशकों से अधिक समय से गुजरात में एक छत्र राज कर रही है, वो आने वाले समय में भी उसका ताज बरकरार रहेगा। अब दिल्ली नगर निगम की जो चुनाव है, 250 पार्षदों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जहां 2 दशकों से यहाँ भी दिल्ली के नगर निगम इकाई में सत्तासीन है, वो भी बनाए रखने के लिए काम कर रही है और उसका कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी है। हालांकि कांग्रेस कई दशकों तक दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहा, परंतु अब स्थितियां बदल गई। आम आदमी पार्टी के आने के बाद यहाँ पे दिल्ली राज्य की सत्ता में केजरीवाल भी 1 दशक से अधिक समय से सत्तासीन है। इसे लगाते हुए केजरीवाल की ये जो बाजीगरी है और संगठन और उसके प्रचार तंत्र की और उसके तमाम
साम दाम दंड भेद वो भी भारतीय जनता पार्टी से कम नहीं है। कांग्रेस अब नेतृत्व कमज़ोर होने के कारण उदासीन टाइप की हो गई। वो अपनी उपस्थिति चंद सीटों पे करेगी, पर लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी में है। दोनों पार्टियों ने जो सरकारें दिल्ली में नगर निगम हो या यहाँ पे क्या कहते हैं दिल्ली प्रदेश की हो, दोनों ने आम जनता को निराश किया है। सफाई के मामले में केवल विज्ञापन युद्ध चल रहे हैं और तमाम ये इस प्रकार की है कि कार्य धरती पे नहीं है। इसका एक साफ उदाहरण है दिल्ली में कूड़ा के पहाड़ और यत्र तत्र जो सफाई जो एक प्रकार से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। उसके लिए एक तरफ आम आदमी पार्टी उसको सफाई करने की जगह उस भारतीय जनता पार्टी के सर टिकरप होना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सर पर टिकरप होना चाहती है और उससे परेशान कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिलता है। ये तमाम प्रकार का द्वंद्व चल रहा है। जो सरकार के कुछ पिछले समय पे हम जाएं कि यहाँ दिल्ली में जिस प्रकार से कांग्रेस की भी सरकार में देखी कि इस प्रकार का द्वंद्व नहीं होता था, संवैधानिक संस्थाओं में द्वंद्व नहीं होता था, सीबीआई में वहाँ के बड़े अधिकारी अपने अधिकारियों के बीच में द्वंद्व नहीं होता था। ये न्यायालय में इस प्रकार भले ही न्यायालय में कई जड़ता है हुआ समय पर इस प्रकार के फैसले भी नहीं आते थे। कुछ फैसले अच्छे आए और कुछ बहुत ही शर्मनाक फैसले आए, जैसे कि नजफगढ़ की दामिनी के प्रकरण में एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। वो बहुत ही दुखदाई और देश की व्यवस्था को झकझोरने वाला फैसला था। इस पर सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करेगा, इस प्रकार की आशाएं प्रकट की जा रही है। परंतु स्थितियाँ बहुत जटिल हैं, किस प्रकार करा जाए। वहीं हम उत्तराखंड की तरफ ले चलते हैं। उत्तराखंड में बहुत एक प्रकार से स्थितियाँ बड़ी विकट हो रही है। अभी स्थिति ये हुई कि एक कल ही की बात है कि इसी सप्ताह कि 37वें राष्ट्रीय जूनियर खेलों में इस स्थिति उत्तराखंड में भी स्थिति इतनी, तब देखना ये है हमें कि अब जो इंडोनेशिया का चक्कर है, जो हमारा ये इंडोनेशिया भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, वहाँ से जो है कि इस प्रकार से विश्व में जिस प्रकार से ताना बाना हो रहा है, क्या विश्व इस खतरे को महसूस कर रहा है। अभी खबर आई कि जो पोलैंड में एक प्रकार से मिसाइल का हमला हुआ, पोलैंड और नाटो देश जो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो रूस गिरा सकता है, पर ये संभावना कम है। इस कम संभावनाओं को बल दिया अमेरिका के राष्ट्रपति और नाटो के एक प्रकार से प्रमुख कहा जा सकता आका अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी कहा कि ये संभावना कम है कि रूस की तरफ से हमला किया जाए, और ये हो सकता है कि तकनीकी एक कमी के कारण ये निकल जाए। पर हमारा ये आशंका भी है कि इस हमले के पीछे ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और वो जो लोग हथियार लॉबी है जो चाहती है किसी प्रकार से युद्ध हो और उनके हथियार बिके और रूस को कमज़ोर दिखाने के लिए इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं। क्योंकि जेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि रूस पे हमला करना चाहिए नाटो को और इस प्रकार के होने चाहिए। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें घटनाक्रम बढ़ रही है और इस घटनाक्रम में विश्व किस मोड़ पर लेगा। ये एक बहुत अच्छा घटनाक्रम हुआ कि कुछ समय पहले अमेरिका और रूस के उच्च सुरक्षा अधिकारी
टर्की में मिले। टर्की में मिलने के बाद उन्होंने ये तमाम उस पे जो एकदम परमाणु हमले की तैयारी की, जो तैयारियां चल रही थी, उस पे अंकुश लगा, विराम लगा। और जो बाइडेन और रूस के व्लादिमीर पुतिन के इस प्रकार की मजबूत स्टैंड से आज सोवियत संघ बच गया। जिस प्रकार से हमने पहले भी कहा था कई बार हमारे दर्शकों की, ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण के लिए अगर कोई दोषी है तो नाटो दोषी है। नाटो दोषी होने का मुख्य कारण है नाटो की स्थापना सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के साथ साथ अमेरिका गठबंधन के देशों जैसे नाटो है, इसका पूरे विश्व में वर्चस्व बनाना है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को कमज़ोर करने के लिए कि प्रकार से संगठन है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंच है, जो इस प्रकार की झगड़े, शांति और बीमारियां, इस प्रकार से तमाम तनाव और विश्व के विकास, मानवाधिकार इत्यादि, न्याय इत्यादि के मामलों को सुलझाने के लिए बना गया एक वैश्विक मंच है। उस मंच को कमज़ोर करके नाटो एक सशस्त्र गिरोह है अमेरिका का, जो विश्व में अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए है, जो अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद। उससे पहले ये लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन उनके इशारे पे नहीं चला, तो अब नाटो यूएनओ चल रहा है। यूएनओ के तमाम संगठन एक प्रकार से अमेरिका के हितों के प्रसार में है, क्योंकि अमेरिका ही 22-24% अकेले ही अंशदान देता है पूरे उसमें विश्व के तमाम संगठन 10 के नीचे ही वो करते हैं। भारत जैसे संगठन 1% भी नहीं दे पाता है, तो इनकी बोलियाँ कहाँ हैं। अभी वैश्विक संगठन को मजबूत बनाना है और अमेरिका के कुंद से, जो अमेरिका पूरे विश्व में साम्राज्य बना रहे। जो बाइडेन थोड़ा समझदार नेता भी हैं और फिर हल्का वो तनाव नहीं चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, ये वो है। भले ही वो भारत के खिलाफ हों, चीन के पक्षधर रहे। अभी चीन ने जिस प्रकार से चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करके बाली में मुलाकात की, G20 के 20 के सम्मेलन में, उस सम्मेलन में मुलाकात करके ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में जो चुनाव चल रहा था ताइवान मुद्दे पे, वो तनाव थोड़ा कम होने में सहायक होगा। अब सहायक होगा, कितना सहायक होगा, ये सहायक उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से एक भारत को गच्चा दिया था चीन के तत्कालीन नेतृत्व ने 60-62 में, कि नेहरू जी पंचशील के सिद्धांतों का जाप करते रहे, मित्रता का जाप करते रहे, और चीन ने भारत पे आक्रमण करके भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर भूभाग को कब्जा कर लिया। ये भारत को एक बहुत बड़ा सा गहरा धक्का है। क्या जो बाइडेन को झांसा दे के अमेरिका के राष्ट्रपति इसी प्रकार का गच्चा खाएंगे जिस प्रकार से भारत ने कहा था? पर ये बात स्पष्ट है कि चीन बहुत, जिनपिंग के नेतृत्व में चीन को ये बात समझ में आ गई है, अगर हमने हमला किया, अगर ताइवान पे कब्जा किया, तो चीन का जो वर्तमान अस्तित्व वो मिट सकता है। पश्चिमी देश इसका बहाना ढूंढ रहे हैं। जो कोरोना काल में, कोरोना के प्रसार में चीन बच गया था, जो WHO को उसने अपना प्यादा बना दिया था, और ट्रंप जो हट गए। ट्रंप ने पहले कहा था कि इसका दोषी चीन है, जो तत्कालीन जो कहते हैं घटनाक्रम में वो लग भी रहा था, क्योंकि प्रसार और उदय कोरोना का चीन से हुआ, तमाम ऐसे कारण थे, और नुकसान भी केवल उन देशों को हुआ जो चीन के दुश्मन थे। भारत से लेकर अमेरिका और नाटो यूरोपीय देशों में ज़्यादा इसका नुकसान हुआ, और चीन में इसका नुकसान नहीं हुआ। तो इसके कारण ये माने जा रहे थे तत्कालीन कारण कि कहीं ना कहीं चीन का, इसका जैविक हथियारों की, रासायनिक हथियारों का, ये जैविक
एक प्रकार से हमला है विश्व में, इसे चीन ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बड़ा आघात पहुंचाया। भले ही चीन इसमें अपने हाथ को, परंतु चीन ने जो अपने प्रयोगशालाएं थी चीन में, जैविक हथियारों की प्रयोगशाला, वहाँ पे ये संयुक्त राष्ट्र संघ के इन वैज्ञानिकों को जांच करने की इजाज़त नहीं दी, निष्पक्ष जांच की। इसके कारण कटघरे में है। अगर इसी कारण चीन की एक पहला उद्देश्य रहा कि किसी प्रकार ट्रंप हारा जाए, चीन किस प्रकार से देशों में अपना शिकंजा कसता है, जिस प्रकार से पहले अमेरिका कसता था। अमेरिका की पकड़ अब ढीली हो गई है। चीन की आर्थिक पकड़, वो लोग तथाकथित लोकतांत्रिक देशों में उन्हें पता है कि पैसे से यहाँ पूरे तंत्र पे शिकंजा कसा जाता है। यहाँ के एनजीओ टाइप के तमाम दलों पे, राजनीतिक दलों पे, समाचार पत्रों पे, व्यवस्था पे एक प्रकार से पैसों से खरीद फरोख्त करके व्यवस्थाओं को अपने शिकंजे में और अपने इशारे पे नचाया जा सकता है। तो इस काम में चीन निपुण हो। उसने कई ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका के देशों से लेकर जो WHO के प्रमुख बने थे, अध्यक्ष बने थे, उनके बारे में भी ऐसे आरोप, आशंकाएं प्रकट की थी। तो चीन इस प्रकार से एक बहुत बड़े गुनाह से साफ बच निकला। वो कोरोना महामारी में था। क्या ताइवान के जो चक्कर में भी चीन इस प्रकार से बच पाएगा? तो इस प्रकार की तमाम घटनाएं आज जो बाली में इस प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ, जो बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद देखना ये है कि इस तनाव में, विश्व में इस तनाव कम होगा क्या? नेहरू की तरह जो बाइडेन भी चीन के नेतृत्व का झांसा में आ जाएंगे? तो ये तमाम घटनाक्रम है विश्व में कि इस प्रकार से अगर संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूत होता है ये समय, तो अमेरिका और नाटो संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। नाटो संगठनों को ये चेतावनी दी जाती है, आप विश्व में अपना प्रसार रूस को जो कमज़ोर करने के लिए आप नाटो संगठन को उसके पड़ोसी देशों में क्यों घूम रहे? जब रूस ने विरोध कर दिया, किसी भी देश के आसपास आप इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं तो वो उसके देश की अमन चैन पर शांति नष्ट होती है। इस प्रकार भले ही भारत अगला जो G20 का जो तथाकथित G20 के देश हैं उनका सम्मेलन भारत में होगा। अब भारत में अध्यक्षता है। नरेंद्र मोदी जी अपने प्रभाव से, अपने समझ से निरंतर भारत के इस ध्वजा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भारत की मजबूती तभी होगी जब सामरिक रूप से भारत मजबूत होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जिस ढंग से इस समय यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भारत ने एक मजबूती से एक अपना पक्ष रखा पूरे विश्व के में, उसे पूरे विश्व में सराहना हो रही है। उसके लिए नरेंद्र मोदी की सराहना करनी चाहिए और देश को जो मजबूती दी। लेकिन इसके साथ नरेंद्र मोदी को एक बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, उन्हें देश को आर्थिक मुद्दे पे मजबूत करना चाहिए। जो आर्थिक मुद्दे पे इस प्रकार के जो बयान आए कि जो भारत के मुद्रा है वो डॉलर के हिसाब से गिरी, और जिस प्रकार से बयान वित्त मंत्री का आया कि डॉलर मजबूत हो गया इसलिए रुपया गिर गया, ये बिल्कुल वो है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भारत के पक्ष में, आपको सस्ता ईंधन तेल मिल रहा है रूस के द्वारा, ये बहुत अच्छा है। जो भूल इराक के लड़ाई के समय भारत ने की थी वो भूल नहीं करनी चाहिए थी, इस समय नहीं की। परंतु आर्थिक मुद्दे पे मजबूती से काम करे और देश में लोगों को रोजगार दे। कैसे दें? इसके लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से सीखना चाहिए बहुत मजबूती से, और केवल अंध विरोध नहीं करना चाहिए। देश को मजबूती करने के लिए, देश की सुरक्षा जितनी मजबूत रहेगी, और सेना में इस प्रकार से अग्निवीर का जो ये प्रस्ताव है कि उस सेना को जो शासक भार मान लेता है उसका हस्त तिब्बत की तरह होता है। इसलिए
मोदी जी ने बहुत अच्छा धारा 370 से लेकर राम मंदिर जैसे मुद्दे पे बहुत मजबूती से काम किया। उसके लिए देश उनकी सराहना करता है। लेकिन आर्थिक मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे और महंगाई के मुद्दे पे और भ्रष्टाचार के मुद्दे बहुत निष्पक्ष ढंग से काम करना होगा। न्यायपालिका में सुधार होना चाहिए। न्यायपालिका में जो वर्तमान व्यवस्था है कि जज जो सिटिंग जज रहते हैं वही अपने बंदों को वहाँ पे आसीन करते, तो ये उचित नहीं है। एक निष्पक्ष होना चाहिए, परिवारवाद नहीं फैलना चाहिए। और ये जो अभी निर्णय आया नजफगढ़ की दामनी में, सर्वोच्च न्यायालय ने उन बलात्कारियों को छोड़ने का जो निर्णय आया, ये शर्मनाक है। इसमें सुधार करना चाहिए। खासकर भारतीय जनता पार्टी को ये ध्यान देना चाहिए, अंकिता भंडारी प्रकरण में जो भी गुनाहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि जिसके लिए परोसने के लिए दबाव डाला जा रहा था, वो नेता भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता था, उसे बेनकाब करना चाहिए, उसको भी दंडित होना चाहिए। ये नहीं है कि अपने गुनाहगारों को संरक्षण दो और दूसरे के तिल के ताड़ बनाओ, ये उचित नहीं है। एजेंसियों का सदुपयोग करे। भ्रष्टाचारी किसी भी दल के, उन पे वो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उन पे बहुत मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये खासकर शुचिता का ध्यान होना चाहिए। राम राज्य की स्थापना भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाले आस्तीन के सांपों को गले लगा के नहीं की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।